बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब दूसरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ देखते हैं जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवाती है। इसका नाम है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। इसको एफएसजीएस से डिनोट करते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज़ है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इन एडल्ट्स इन यूएसए। जो यूएसए में नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है एडल्ट्स में, सबसे कॉमन जो है कॉज़ उसका ये एफएसजीएस है। एफएसजीएस की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। तो ये इस डिजीज़ में होता क्या है कि स्क्लेरोसिस या फाइब्रोसिस ऑफ ओनली अ सेगमेंट ऑफ द इन्वॉल्व्ड ग्लोमेरुलस, किस मसलन पूरी किडनी में कोई एक दो ग्लोमेरुलस है, उसका भी एक स्पेसिफिक पार्ट उसमें स्क्लेरोसिस होती है, पूरे ग्लोमेरुलस में नहीं होती, ना ही सारे ग्लोमेरुलस को इन्वॉल्व। कोई किडनी में एक ग्लोमेरुलस होगा, उसमें भी एक सेगमेंट में स्क्लेरोसिस होगी, तो ये एफएसजीएस है। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? सबसे पहले इडियोपैथिक है, अननोन कॉज है। पैथोलॉजी में आपको ये चीज़ें बहुत मिलेंगी क्योंकि इस पे अभी भी रिसर्च जारी है इन सारी डिजीज़ पे कि इनकी एग्जैक्ट कॉज नोन नहीं होती, लेकिन वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये मैकेनिज्म हो सकता है, तो ये इडियोपैथिक है। एचआईवी जो एड्स है, हीरोइन यूज़ या सिकल सेल डिजीज़ के साथ इसकी एसोसिएशन है, ये एफएसजीएस इन डिजीज़ में हो जाती है। इसके बाद पैथोजेनेसिस देखते हैं ये डिजीज़ होती क्यों है। सबसे पहले क्या है कि जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकती हैं, किनमें? उन जीन्स में जिन्होंने नेफ्रिन या पोडोसिन बनाना है। ये प्रोटीन्स होते हैं नेफ्रिन और पोडोसिन जो पोडोसाइट्स बनाते हैं, पोडोसाइट्स के अंदर होते हैं ये प्रोटीन्स। तो कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो गई है, ये प्रोटीन सही नहीं बन सके, या कोई इम्यून मीडिएटेड डैमेज हो गया है, यानी कोई एंटीबॉडी आ गई है, कोई एंटीजन बॉडी का अपना एंटीजन है, या कोई वायरल या बैक्टीरियल एंटीजन आ गया है जिसकी वजह से एंटीबॉडी ने अटैक किया और वो फिर एक इम्यून कम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बना लिया जो इधर डिपॉजिट हो गए हैं। या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में भी हो सकता है, ओबेसिटी या हाइपरटेंशन, उसमें भी एफएसजीएस हो सकती है। तो देखें होता क्या है इसमें। अब ये दो कैपिलरी लूप्स हैं, ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये नीचे पोडोसाइट्स हैं, ये बोमेंस कैप्सूल है और ये पीसीटी शुरू हो रही है। अब होता क्या है कि कोई एक सिंगल कैपिलरी लूप है, एक कैपिलरी बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, जबकि एक कैपिलरी लूप का एक स्पेसिफिक एरिया, ये जो एरिया है ये स्क्लेरोज्ड हो गया है, ठीक है, इसकी फाइब्रोसिस हो गई है। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल है, इसको कोई मसला नहीं होता एफएसजीएस में, जबकि पोडोसाइट्स जो हैं, ये जो विज़रल एपिथेलियल सेल्स हैं जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स बनाते हैं, इनके फुट प्रोसेसेस लॉस्ट हो गए हैं, उनकी इफेसमेंट हो गई है फुट पोडोसाइट्स की, ये फ्लैट हो गए हैं ऐसे, पहले इन्होंने ऐसे पकड़ा होता है और फिल्ट्रेशन स्लिट्स बनी होती हैं, लेकिन इस डिजीज़ में ये इफेसमेंट हो गई है पोडोसाइट्स की। तो ये तीन आपने करेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं एफएसजीएस में। अब मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं कि एफएसजीएस में माइक्रोस्कोपिकली हमें क्या फीचर्स नज़र आएंगे। ये ऐसे तीन पार्ट्स में आपने लिखनी है, जब भी पेपर में आए, लाइट माइक्रोस्कोपी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी पे हमें क्या नजर आएगा? फोकल, यानी कि कुछ ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व है, सारा किडनी के सारे ग्लोमेरुलस नहीं है, सिर्फ कुछ ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व है। प्लस सेगमेंटल, सेगमेंटल का मतलब है कि जो ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व है उसका भी कोई एक पार्ट, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि सिर्फ एक कैपिलरी लूप में स्क्लेरोसिस है, तो एक पार्ट ऑफ ग्लोमेरुलाई उसकी ग्लोमेरुलस और एफरेंट आर्टरियोल्स, उनमें से स्क्लेरोसिस हुई होगी, ये लाइट माइक्रोस्कोप पे हमें नजर आ जाएगा। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में क्या नजर आएगा? इम्यूनोफ्लोरेसेंस यूज़ करते हैं, इसमें एंटीबॉडीज़ और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स नज़र आ जाते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक में, अगर डिपॉजिट हुए हो ना, तो इसमें चूंकि हमने कहा कि इम्यून मीडिएटेड मैकेनिज्म डैमेज भी होता है इसमें एफएसजीएस में, तो आईजीएम एंटीबॉडी की और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की जो है वो डेपोजिशन होगी स्क्लेरोटिक और मेसेंजियल एरियाज़ के अंदर, ठीक है। मेसेंजियल सेल सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो ग्लोमेरुलस को सपोर्ट करते हैं इसके अंदर, और जो स्क्लेरोज्ड एरियाज़ हैं, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दी कि कैपिलरी लूप स्क्लेरोज्ड है, तो उधर एंटीबॉडी की और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की डेपोजिशन हो जाती है। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या नजर आएगा कि वही पोडोसाइट्स जो हैं उनके फुट प्रोसेसेस इफेस किए हुए हैं, तो ये हमें तीन फीचर्स नजर आएंगे एफएसजीएस के अंदर। इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? सबसे पहले तो नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होगा। मैंने आपको पहले पढ़ाई थी कि मिनिमल चेंज डिजीज, उसमें सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है, सिर्फ एल्ब्यूमिन लीक कर रहा होता है, लेकिन इसमें नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है, एल्ब्यूमिन भी लीक कर रहा होता है, और एल्ब्यूमिन के साथ साथ ग्लोबुलिन्स और दूसरे प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो भी लीक कर रहे होते हैं, तो नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है। और इसका पुअर रिस्पॉन्स है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को, जबकि मिनिमल चेंज डिजीज का एक्सीलेंट रिस्पॉन्स था। मिनिमल चेंज डिजीज वह डिजीज है जो एक्सीलेंटली रिस्पॉन्स करती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को, बाकी सारी ग्लोमेरुलर डिजीज का कोई खास रिस्पॉन्स नहीं होता कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को। और ये 50% केसेस जो हैं वो क्रॉनिक रीनल फेलियर की तरफ प्रोग्रेस कर जाते हैं ये एफएसजीएस के। तो इसमें याद रखने वाली बात एफएसजीएस में यही है कि एक तो पोडोसाइट्स इफेस होंगे जो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे नजर आएंगे, दूसरे नंबर पे एक सेगमेंट स्क्लेरोज होगा कैपिलरी का या ग्लोमेरुलस का एक सेगमेंट,
ठीक है। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉर्मल होगी और जो स्क्लेरोज्ड एरियाज़ हैं उधर आईजीजी की और कॉम्प्लीमेंट सी प्रोटीन C3 की डेपोजिशन हुई होगी। तो दैट्स इट फॉर एफएसजीएस। अब अगली वीडियो से शुरू करते हैं मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी।